प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कविता इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर यानी उपशास्त्री द्वितीय खंड के पाठ्यक्रम में शामिल है। कविता पे आने से पहले कवि का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ला आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ था और इनका निवास स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में था। विनोद कुमार शुक्ल धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अपनी रचनाओं में वे पूरी तरह से मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार दोनों हैं और दोनों ही विधाओं में इन्होंने अप्रतिम ख्याति प्राप्त की है। यहाँ उनके कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कविता का नायक जो है वह भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ये प्रारंभ में साधारण सा दिखने वाला ये कविता अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही दुर्लभ प्रतीकार्थ इसका समझ में आता है। मतलब ये लोहा एक साधारण सी वस्तु से शुरू होता है, लेकिन ये लोहा कविता के अंत में जाकर जब ये समझ में आता है कि ये किन किन चीज़ों का प्रतीक है, तो ये असाधारण अर्थ ग्रहण कर लेता है। इसलिए अब हम कविता के मूल पे आते हैं। इस कविता को उन्होंने वार्तालाप शैली में लिखी गई कविता है। कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है, जिसे कवि प्रत्येक वस्तु में तलाशने की कोशिश करता है और सिर्फ खुद नहीं तलाशता है, वो औरों को भी तलाशने की सलाह देता है और यह कहता है कि कोशिश करो। इसके लिए वो प्रेरित करता है कि वो हर व्यक्ति लोहे को उसमें तलाशे। ये इसका प्रारंभ ही होता है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। उसके बाद से कविता चलती है कि चिमटा करकुल सिगड़ी शमशी दरवाजे की साकल कब्जे किला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। फिर ये ऐसे ही भावार्थ चलता है कि कवि की प्यारी बिटिया से पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। उत्तर में वह बिटिया बोलती है कि चिमटा में, करकल में, सिगड़ी में, ये जो लकड़ी का खंबा है उसमें, दरवाजा में, साकल में, सब चीज़ में लोहा है। यानी दैनिक प्रयुक्त होने वाली हर वस्तु का वह नाम लेती है। फिर थोड़ी देर रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गिल्ली चढ़ी। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। मतलब फिर वह रुक कर याद करेगी वह लड़की कि कैसे 2 खंभे जो लकड़ी के हैं वो भी लोहे के सहारे टिके हुए हैं, सेफ्टी पिन, पूरी साइकिल, मतलब अनेक चीज़ों का वो नाम एक एक करके रखती जाती है। फिर आज कवि कहता है कि इसमें कवि का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कहना है कि
लोहा सिर्फ एक धातु ही नहीं है। उन्होंने लोहे को ही क्यों पूछा? क्योंकि धातुओं में लोहा जो है वो सबसे कठोर धातु है। और लोहा, किसी भी चीज़ को सपोर्ट लोहा प्रदान करता है। लोहा किसी सपोर्ट के सहारे नहीं चलता है। कवि का यहाँ पे इस भावार्थ में यही समझाना चाह रहे हैं। फिर उसकी कवि की जो मैं थी बातचीत हो रही है, वार्तालाप शैली में ये पूरी कविता चल रही है। उसमें फिर कवि की पत्नी याद दिलाती हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ में लोहा है। फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुआ, खुरपी, ये सारी चीज़ें उपयोग में, दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, जिससे खेती का काम चलता है या फिर आसपास में किसी चीज़ के रुपाई बोवाई का काम चलता है। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, यानी कि हर चीज़ में फिर पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, छत्ते की काड़ी थी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बलाड़िया, जगह जगह लोहे की टीले। ये सारा चीज़ चल रहा है कि एक एक चीज़ इसमें जितना कवि को स्मरण हो रहा है वो बिटिया और अपनी पत्नी के माध्यम से इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम दैनिक उपयोग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसी न किसी रूप में लोहा विद्यमान है, चाहे वो पूरी तरह से हो या एक अंश के रूप में हो। फिर कहते हैं, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। यहाँ आकर इस कविता का मुख्य उद्देश्य कवि का स्पष्ट होता है। जब वो कहते हैं कि यहाँ तक तो ये साधारण रूप में चला आ रहा है कि सब कोई मिलकर सोच सोच कर ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है, लेकिन अब ये मूल उद्देश्य पे यहाँ आते हैं कि उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, यानी कि मेहनत करने वाला जो भी निम्न तबका है, जो भी गरीब व्यक्ति है या मजदूर है, वो हर व्यक्ति जो है वो लोहा है। कवि की नज़रों में कवि इसी चीज़ को कह रहे हैं। फिर कवि कहते हैं, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। इसमें वो औरत को भी शामिल करते हैं कि वो घर का हर कार्य करती है, उसके बदले में उसे कोई मेहनताना नहीं मिलता है। वो अपने पति का, बच्चों का ख्याल एक निस्वार्थ भाव से बस किए जाती है। लेकिन उसी तरह ठीक मजदूर भी है। जितने भी बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो निम्न वर्ग के मजदूर हैं उनको दिन भर खटाते हैं और जितनी उनकी मजदूरी होनी चाहिए या जितना उनका मुनाफा होता है वो उसे नहीं देते हैं। आज की डेट में ही देखिए, कोरोना से पूरा देश पीड़ित है। इसमें कोई भी जो मिडिल वर्ग से ऊपर का है, जिसे इलिट वर्ग कहा जाता है, उसमें से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। बस कुछ दिनों के लिए उसका बिजनेस ठप हुआ है, लेकिन क्या वो उन मजदूरों को कोई सहारा दे रहा है जो जिन्होंने उसे उतना ऊंचा आदमी बनाया है, जिन्होंने अपने मेहनत के बल से उसे अटारियों में रहने के लिए, महलों में रहने के लिए, सुख सुविधा के लिए अपना खून पसीना एक किया है? आज उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। तो कवि का तात्पर्य यहाँ लोहे से यही है कि हमारा निम्न वर्ग जो है, स्त्री को भी निम्न वर्ग ही माना जाता है, स्त्री को भी दलित ही समाज में माना जा रहा है, आज भी माना जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत का, उसकी भावनाओं का कोई कद्र नहीं होता है। ये सच्चाई है। बस उसे एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि ठीक है तुम घर का हर कार्य करो, इसके बदले में, और पुरुष बाहर का काम करके दो पैसे कमा के लाता है तो वो
बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन औरत जो है वो दिन भर अपने घर में खट रही है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। वो बस फ्री में अपनी सेवा किए जा रही है और सबकी नज़रों में है कि अच्छा ये तो पुरुष कमा के ला रहा है ना, इसलिए ये घर चल रहा है। तो इसलिए कवि की नज़रों में स्त्री भी जो है वो लोहा है, क्योंकि वह भी निम्न वर्ग की है। फिर कवि लास्ट में ये संदेश देना चाहते हैं अपनी बेटिया को, अपने बेटे को, या फिर ये कहिए कि हर उस पाठक को, बच्चे को, इस कविता को पढ़ने वाले को, कि इंसान को एक लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए और जो जिसके बल पर समाज मजबूती से खड़ा हो सके, वह दूसरों का सहारा बने, वो उसे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, परंतु वह मजदूर, निम्न वर्ग जो शोषित है, पीड़ित है, उसको वो कहते हैं कि आगे की इस तरह का अपना विकास करो कि तुम शोषित और पीड़ित मत हो पाओ, तुम्हारा शोषण कोई नहीं कर पाए, तुम आत्मनिर्भर बनो, दूसरों को सहारा दो। कवि का मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि लोहा जो है वो किसी भी चीज़ में सहारा देने के लिए या फिर उसको मजबूती प्रदान करने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोहा में किसी धातु को, लोहे को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग नहीं करना होता है। लोहे को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी धातु की आवश्यकता नहीं होती है। कवि का भी मूल उद्देश्य यही है कि अब लोहा की तरह अपने वजूद को बनाओ, आत्मनिर्भर बनो और इस समाज का नए ढंग से निर्माण करो। अगले इस क्लास तक के लिए धन्यवाद।